हेलो प्यारे दोस्तों, बिहार स्टडी जोन में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डेली प्लान लेकर आऊँगा, तो आप हमारे बिहार स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर आपको मैंने आज का डेली टारगेट दिया हुआ है। यदि आप लोग टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं बीपीएससी एओडीओ के लिए 31 दिसंबर तक का डेली शेड्यूल विथ रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ मैंने अपलोड किया है। तो आज का जो टॉपिक है आप जाकर देखिएगा। तो आज का एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। एक सेकेंड, एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम वैदिक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, अशोक के, विशेष करके अशोक पर फोकस करते हुए। ठीक है, और इन तीनों टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं 2 वीडियो ला दूंगा। आपका तीनों वीडियो इसी टॉपिक पर रहेंगे। ठीक है, जितना हमसे हो सकेगा आपका स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी में हम मदद करेंगे। मेन जो पॉइंट है उसको आप याद कर लीजिएगा। ये बीपीएससी का एक बुक है, दृष्टि की प्रीलिम सक्सेस सीरीज। इसमें इतिहास सब्जेक्ट्स में से हम ये टॉपिक आज का कवर करा रहे हैं। तो चलिए, आपका समय गवाए बिना करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो बिहार स्टडी जोन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि 31 दिसंबर तक आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ से हो सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता है ये। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो काल है आपका, ये 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है। देखिए, मेरे पेंसिल से लिखा हुआ था, मेरी जो बुक थी उसमें 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व बीसी। ठीक है, ईसा पूर्व है ये आपका काल। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि जो चार्ल्स मेसन थे, चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पर ध्यान दिया था। ठीक है, ध्यान दिया था 1826 में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहली बार खुदाई हुआ था, तो पहली बार चार्ल्स मेसन साहब ने इस पर ध्यान दिया था। और जो ये 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है कि ये इतना पुराना, ये कार्बन डेटिंग पद्धति होती है ना। कार्बन C14 पद्धति होती है, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति भी बोलते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, उसी से पता किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कंप्लीट रिवीजन देखिए, यहाँ पर आपका रिवीजन होगा, फास्ट रिवीजन होगा थोड़ा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। वैसे भी आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं इसे पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सैंधव सभ्यता यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा किस धातु से बना होता है? तो कांसा आपका तांबा और टिन से बना होता है, कॉपर प्लस Sn। ठीक है, कॉपर और टिन से बना होता है कांसे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि इसी कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था सैंधव सभ्यता के दौरान। इसका उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ है, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। इंडिया में देखिएगा तो ये आपका ये गुजरात, राजस्थान और ये यहाँ तक, ये उत्तर प्रदेश से लेकर ये आपका जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ये आपका मांडा में कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा में, जम्मू कश्मीर, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। चेनाब नदी तक विस्तृत है, चेनाब नदी तक है। यदि दक्षिण में देखा जाए तो महाराष्ट्र में दैमाबाद एक जगह है, वहाँ तक विस्तृत है दक्षिण सीमा। और यहाँ पर एक नदी है, प्रवरा नदी है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ तक विस्तृत है। यदि पूर्वी सीमा देखा जाए तो आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, या मेरठ जिले में पड़ता है। ठीक है, मेरठ में। और ये हिंडन नदी है, इधर हिंडन नदी तक इसकी सीमा फैली है सैंधव सभ्यता की। यदि पश्चिम में देखा जाए तो बलूचिस्तान में ये सुतका गेंडोर में फैला हुआ है, बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर शहर में फैला हुआ है, पश्चिमी सीमा है। और यहाँ पर एक नदी है, दास्क नदी इसकी पश्चिमी सीमा है। तो ये सीमा आप याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र एरिया है वो किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है, इस बात को याद रखिए, त्रिभुजाकार है।
इसे अन्य नाम सरस्वती एवं घग्गर हाकरा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि पहले यहाँ सरस्वती या घग्गर नदी बहती थी, उसी को ही घग्गर सरस्वती हाकरा सभ्यता कहा जाता है। और इसे प्रथम नगरी क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, प्रथम नगरी क्रांति या प्रथम नगरी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को, आईवीसी को या हड़प्पा सभ्यता कहा ही जाता है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक, उत्तर से दक्षिण इस तरह अगर देखिएगा, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1400 और 1600 याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका एरिया कितना है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर का कुल एरिया है, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह नगर योजना जाल पद्धति पर विन्यस्त थी, यानी ग्रिड पद्धति बोलते हैं ना, इस तरह सड़कें बिछी थी, सड़कें इस प्रकार बिछी थी और इसी प्रकार इनके बीच बीच में क्या थे, घर थे, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। आगे बढ़ते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे मैंने आपको बताया समकोण पर काटती थी इस तरह, और मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते थे। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मुख्य मार्ग जाता था, हाईवे जाता था, ठीक है, इस तरह हाईवे, और इस तरह की वो विन्यास था, उसका बसावट थी। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। दो भाग क्या होते थे, एक होता था पश्चिम में दुर्ग होता था, और एक होता था इधर आपका नगर क्षेत्र। दुर्ग में जो अभिजात्य वर्ग लोग रहते थे और सामान्य आम वर्ग के लोग कहाँ रहते थे, नगर क्षेत्र में, ठीक है। दुर्ग और नगर क्षेत्र दो भागों में विभाजित होता था। आगे बढ़ते हैं। लोथल एवं सुरकोटडा के दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये लोथल है, ठीक है, और ये आपका सुरकोटडा, सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया। देखिए लोथल एक जगह है, तो वहाँ पर दुर्ग और एक नगर दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दोनों किससे घिरे हुए हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही दीवार से घिरे हैं। यही बात सुरकोटडा के लिए भी लागू होती थी। दुर्ग है और ये आपका नगर है, ये दोनों आपका एक ही रक्षा प्राचीर दीवार से घिरे हुए हैं। इसको बोलते हैं लोथल व सुरकोटडा के दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों का प्रयोग किया जाता था नालियों के निर्माण में, पर कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था नालियों के निर्माण में जोड़ने में। घरों से जाल निकासी मोरियों द्वारा, मोरी मतलब नाली के द्वारा होती थी। जल निकासी मोरियों के द्वारा होती थी, जो मुख्यतः नालियों में गिरती थी। इस प्रकार नाली के माध्यम से जल बाहर निकलता था, ठीक है। अच्छी व्यवस्था थी, मॉडर्न व्यवस्था थी। आज भी जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था आज से लगभग 4500 साल पहले कैसे हुई है, ठीक है। 4500 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व, आज से 2000 बैक जाइए और फिर वहाँ से फिर 2500 ईसा पूर्व पीछे जाइए, तो कितना हुआ, लगभग 4500 के आसपास हुआ आज से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। इसकी नगर योजना समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। केवल कालीबंगा और रंगपुर में आपको कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा ये बड़े शहर थे, इसलिए यहाँ पर पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस बात को याद रखिएगा। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिलते हैं, कुएं भी होते थे और आंगन और रसोई घर और बाथरूम भी होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर यानी दीवार बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरे एवं पशु दस्युओं से बचाना था। जिस प्रकार मैंने बताया कि यहाँ पे दुर्ग होते थे और यहाँ पर नगर होता था। दुर्ग ऊंचे टीले पर बनता था और नगर थोड़ा सा निचली भूमि पर बनता था, और ये दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर दीवार से घिरे हुए, किसमें, लोथल और सुरकोटडा में, ठीक है। इसी केवल ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर दीवार से घिरे हुए थे। बाकी में अलग अलग रक्षा प्राचीर दीवार थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सबसे इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। दोनों ही सैंधव सभ्यता है, सिंधु सभ्यता बोलिए या सैंधव सभ्यता बोलिए। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है वो अद्भुत निर्माण है, और उसी का क्या, अन्नागार यहाँ भंडार रखा जाता था, जो कि सबसे बड़ी इमारत है। यदि अद्भुत पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो का सबसे अद्भुत स्नानागार अद्भुत निर्माण है, और अन्नागार को सबसे बड़ी इमारत के तौर पर देखा
देखा जाता है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। तो जो घर थे, घर का मुख्य दरवाजा यदि इधर है तो सड़क किधर होगी, इधर, ठीक है। मुख्य सड़क की ओर दरवाजा नहीं होगा क्योंकि धूल प्रदूषण इधर नहीं आने पाएगा, ठीक है। लेकिन लोथल में अपवाद होता है। लोथल में जिधर सड़क है उधर ही दरवाजा है, इस बात को याद रखिए। लोथल इसका अपवाद है, इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। ये रहा लोथल का घर और इधर सड़क है और इसके दरवाजे इधर हैं, गेट इधर है, ठीक है। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें ये लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात दिया है 4:2:1 का अनुपात के आकार में ईंटें ज़्यादा प्रचलित थी। ईंटों का प्रयोग होता था लेकिन मुख्यतः 4:2:1 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई का अनुपात इसी ईंट का ज़्यादा प्रयोग होता था। सामान्यतः मकान छोटे होते थे जिनमें 4 से 5 कमरे ही होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे तथा 2-2 मंजिला की भवनों का भी निर्माण आपको मिलता है। अभी भी अवशेष उसके मिलते हैं कि ये 2 तल्ला मकान रहे होंगे। अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे थे। तो नदियों के किनारे देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर थे। मुख्य शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, सेमी इंडस्ट्रियल सिटी कहा है इन नगरों को। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इन दोनों को क्या कहा है कि पूरा साम्राज्य जो सिविलाइजेशन था उसका दो अगर जुड़वा राजधानी कहा जाए तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके जुड़वा राजधानी हैं। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने ऐसा कहा था, कथन दिया था। नगर की रक्षा प्राचीर के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया जाता था। मैंने बताया पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया जाता था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा होता था। जिसके टीले पर यह दुर्ग बना होता था उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसे क्या संज्ञा दी है? माउंट एबी की संज्ञा दी है उस टीले की। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो द्रवी मोम विधि या लुप्त मोम विधि या लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं, उससे बनाई गई है, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपको पता है, पहले एक सांचा बनाया जाता था, ठीक है। एक मोम का सांचा बनाया जाता था। एक बता ही देता हूँ आपको। मान लीजिए मोम का सांचा बना दिया, ठीक है। एक मोम का ये सांचा बना दिया मोम का, ठीक है। ये मोम का बना है और इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया गया। इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया गया और यहाँ से गर्म धातु पिघलाया गया। तो गर्म धातु जब पिघलाया जाएगा तो ये मोम तो गल जाएगा। मोम पूरी तरह से गल कर इधर भी एक छेद रहेगा, पूरा मोम गल कर बाहर निकल जाएगा। और जो ये मिट्टी रहेगी, मिट्टी तो गलेगी नहीं, तो मिट्टी से जो सांचा एक तैयार होगा इस मोम की आकृति में, वही मूर्ति बनेगी। उसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। लुप्त मोम विधि या द्रवी मोम विधि बनाई जाती है और इस प्रकार मूर्ति का निर्माण हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ईंटों से निर्मित इस विशाल इमारत की लंबाई चौड़ाई 11.8 × 7.01 मीटर है और गहराई 2.43 मीटर है। पक्की ईंटों से निर्मित है। स्नानागार में पानी बड़े कुएं से आता था। बगल में बड़ा सा कुआं था तथा पानी निकालने के लिए नाली होती थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा से भी अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से भी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा से अन्नागार के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोथल नामक स्थल में नगर का 2 भागों में विभाजन था और एक ही रक्षा प्राचीर दीवार से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। दुर्ग और जो नगर था वो दोनों एक ही रक्षा प्राचीर दीवार से घिरा हुआ था, लोथल और सुरकोटडा में। इस बात को याद रखिएगा। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है। सूतका गेंडोर से एक किले का साक्ष्य मिला है जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर निर्मित थी, ठीक है। सूतका गेंडोर से केवल एक ही किला मिला है सूतका गेंडोर से, और वो चारों ओर किससे घिरी थी? एक दीवार से, रक्षा दीवार से घिरी हुई थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। राखीगढ़ी से ही अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। भारत में यदि देखा जाए
तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी में, केवल भारत की दृष्टि से। धौलावीरा से प्राप्त होने वाले सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित नाम पट्टिका या सूचना पट्टिका अभिलेख, साइन बोर्ड बोलते हैं, अभिलेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से 10 बड़े चिन्हों से निर्मित नाम पट्टिका, सूचना पट्ट या इसको साइन बोर्ड भी कहा जाता है, ये अभिलेख महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मिली है धौलावीरा से। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। ये वाटर पानी का अच्छा सा संचय करते थे, तालाब बनाते थे और इनकी अच्छी तकनीक थी जल संरक्षण करने की। ठीक है, एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो नील नदी की सभ्यता है, नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या अगर चीन की जो देखा जाए हुआंग हो या पीली नदी सभ्यता, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। ये अगर पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। धौलावीरा के नगर 3 भागों में विभाजित थे, दुर्ग भाग, मध्यम नगर, निचला नगर। अभी तक आपने देखा था केवल दुर्ग होते थे और इधर नगर होता था, और ये रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, या तो ये अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, ठीक है, दुर्ग या नगर। लेकिन जो धौलावीरा है वहाँ पर 3 आपको नगर विभाजित मिलेंगे। एक को मिलेगा दुर्ग ऊंचे स्थल पर दुर्ग, और मध्यम नगर एक मिलेगा, और एक निचला नगर मिलेगा। ठीक है, इस तरह के 3 नगर आपको धौलावीरा में ही मिलेंगे। पूछा जाता है कि कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा, इस बात को याद रखिएगा। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान देखने को मिलता है। धौलावीरा से आपको एकमात्र स्टेडियम मिलेगा, खेल का मैदान मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा से पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से आपका पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये वाला बॉक्स, एकदम याद कर लीजिए। देखिए स्थल दिया हुआ है, नदियों के नाम, उत्खनन का वर्ष केवल 2 ठो याद रखिएगा, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति, इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ पर हुई? हड़प्पा कहाँ पर था? रावी नदी के किनारे था, और 1921 में इसका उत्खनन हुआ। दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की। पश्चिम पंजाब का मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, वहाँ पर अभी स्थित है वर्तमान में। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी के किनारे है, 1922 में इसकी खोज हुई। राखलदास बनर्जी उत्खनन करता थे, और ये वर्तमान में सिंध प्रांत के लारकाना जिले जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर स्थित है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इसके NG मजुमदार और मैके इसके उत्खनन करता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, बीबी लाल और BK थापर इसके उत्खनन करता है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, फजल अहमद इसके उत्खनन करता, सिंध प्रांत का खैरपुर जिला पाकिस्तान में स्थित है कोटदीजी। रंगपुर भादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया, पंजाब के रोपड़ जिला में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, SR राव खोज उत्खनन करता थे, गुजरात का अहमदाबाद जिला में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। बनावली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, ऐसा माना जाता है, अभी दिखती नहीं है सरस्वती, रविंद्रनाथ बिष्ट के उत्खनन करता थे, हरियाणा का हिसार जिला वर्तमान में स्थित है इस बनावली। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, और JP जोशी इसके उत्खनन करता थे, गुजरात का कच्छ जिला। देखिए कौन कौन सा जिला पाकिस्तान में है, ये आपका हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो के बाद चन्हूदड़ो, और फिर उसके बाद आपका कोटदीजी, ये आपका पाकिस्तान में है। बाकी जो ज़िले हैं वो, बाकी जो स्थल हैं वो आपके भारत में ही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब सैंधव निवासियों द्वारा आयातित की जाने वाली वस्तु, सैंधव निवासी कौन कौन सी वस्तुएं बाहर से मंगाते थे? आयात करना, ठीक है, इंपोर्ट करना, कौन कौन सी वस्तुएं बाहर से मंगाते थे, है ना। इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर को भेजना, निर्यात करना। तो सोना वे कहाँ से मंगाते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से। और तांबा वे कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से भी मंगाते थे। टीन आपका ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। कीमती पत्थर बलूचिस्तान और राजस्थान क्षेत्र से। चांदी ईरान और मेसोपोटामिया से। फिरोजा ईरान से। सेलखड़ी ईरान से, और लाजवर्द मणि बदख्शां से ये आयात करते थे, आयातित वस्तुएं थी। आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास के साथ ही पशुपालन का भी विकास सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हो चुका था। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, ईरान,
मेसोपोटामिया, मिस्र आदि के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, जिसके साक्ष्य के रूप में लोथल से प्राप्त मोहरें मिली हैं। ठीक है, मोहरों से कैसे पता चलता है कि वहाँ मेसोपोटामिया, ईरान, मिस्र आदि की मोहरें, फारस की मोहरें, मध्य एशिया की मोहरें यहाँ पर आपको लोथल से प्राप्त होती हैं। लोथल बंदरगाह था और मोहरें वहाँ से लेकर आते थे ये लोग, तो इससे पता चलता है कि इनका अच्छा खासा व्यापार होता था, व्यापारिक संबंध थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मेसोपोटामिया की मोहरें एवं हड़प्पाई मोहरों के साक्ष्य का मेसोपोटामिया के नगरों से मिलना तात्कालिक द्विपक्षीय व्यापार की पुष्टि करते हैं। बात समझ में आ गई। वैदिक सभ्यता में अब धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, इसे देख लीजिए। सैंधव स्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ तथा मोहरों के ऊपर नारी आकृतियों के अंकन के कारण सैंधव समाज को मातृदेवी का उपासक कहा गया है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि मातृदेवी का उपासक ये लोग थे, क्योंकि अधिकांशतः जो सिक्के थे, मोहर थे, उसमें नारी की मूर्तियाँ मिलती हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है, उसे मातृ देवी या उर्वरता की देवी कहा गया है। सैंधववासी प्रकृति पूजक थे, क्योंकि वहाँ भी किसी भी प्रकार का मंदिर देखने को नहीं मिलता है, पूजा स्थल देखने को नहीं मिलता, इसलिए यह माना जाता है कि सैंधववासी प्राकृतिक पूजक थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में एक योगी योग की मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में बैठा है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी और बाईं ओर गेंडा और भैंस अंकित है। उसके पैरों के पास 2 हिरण बैठे हैं। इन्हें पशुपति या रुद्र देवता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पशुपति या रुद्र देवता हैं। कालांतर में शिव के नाम से जाने गए। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबंधित बताया है। लोथल और कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। उसके साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ अग्नि, स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। कौन कौन से 3 तरीके प्रचलित थे? दाह संस्कार के पूर्ण समाधान, पूरी तरह से समाधान किया जाता था, आंशिक समाधान किया जाता था और कलश समाधान किया जाता था। एकल समाधान की पद्धति ज़्यादा प्रचलित थी, परंतु लोथल तथा कालीबंगन से क्रमशः 1 या 3 युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी सिंगल दफनाया जाता था और जोड़े में भी दफनाया जाता था, और 3 युगल भी। ठीक है, 3 युगल, 3 जोड़े में समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड स्कल्पचर कैसा था, शिल्प कैसा था? सैंधव लिपि अभी तक अपठनीय है, यानी अभी तक उसे ठीक से पढ़ा नहीं गया है, उसका अर्थ नहीं निकाला गया है, जो कि अपठनीय है। जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों और तांबे की बनी मोहरों आदि पर मिली है। सैंधव लिपि चित्रात्मक भाव लिए हुए है, जिसमें 250 से 400 तक चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ है। पिक्चर के रूप में उसके लिपि है ना, चित्रात्मक भाव लिए हुए। चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। सैंधव लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें बेलनाकार हैं, वृत्ताकार हैं एवं घनाकार हैं। तो जो सैंधव लिपि है वो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इसको गोमूत्र विधि बोला जाता है। ठीक है, गोमूत्र विधि इससे बोला गया है कि उस तरह ये बहता हुआ गोमूत्र की तरह इसकी लिपि है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेंड्रम इस तरह करके नाम है। ठीक है, बुस्ट्रोफेंड्रम। आप नाम बताइएगा, मुझे स्पष्ट नाम नहीं याद आ रहा, क्लियर नहीं याद आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे दिया होगा तो मैं बता दूंगा आपको। इस काल की मोहरें मुख्यतः सेल खड़ी के द्वारा निर्मित होती थी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद आदि की भी मोहरें बनी होती थी। मोहरों पर मानव, पशु, वृक्ष आदि के चित्र हैं। ठीक है, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले बैल का है। एक सींग वाले बैल का चित्र अधिक मिलता है मोहरों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता, सैंधव स्थल से प्राप्त कुछ अवशेष हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, वहाँ से क्या क्या मिला है? बृहद स्नानागार, अन्नागार और मातृदेवी की मृण मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति, जिसे पशुपति कहा गया है, रुद्र शिव कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हाईलाइट किया मैंने, उसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो से जो ये मूर्ति मिली है, कहाँ गया? ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, जो मंगोलाइड प्रजाति का है। ठीक है, दाढ़ी वाला एक मूर्ति मिली है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ। और जो ये 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति है, वो एक अलग प्रकार है। इस 3 मुद्रा है उसका, 3 मुख है। ठीक है, 3 मुख है, इस तरह करके वो पलथी मार के बैठा हुआ है। और जो दाढ़ी वाला मुद्रा है, वो उसका केवल सिर दिखता है। ठीक है, सिर और हल्का सा छाती तक दिखता है, इस तरह है, और उसका दाढ़ी बना हुआ है, वो वाला मुद्रा है।
वो दाढ़ी वाला पुजारी है, ठीक है, वो मंगोलॉयड प्रजाति का है। और मोहनजोदड़ो से आपको भूमध्य सागरी प्रजाति वाले लोग ज़्यादा वहाँ पर रहते होंगे। जो मूर्ति मिली है वो आपका उससे पता चलता है कि भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग वहाँ पर अधिकांश निवास करते थे। और जो दाढ़ी वाली मूर्ति मिले वो मंगोलॉयड प्रजाति की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया आपको। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ताबूतों के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान R37, शंख का बना बैल मिला है। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। मजदूरों के आवास मिले हैं और कागज के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे है, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से। सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मनके इत्यादि। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, खिलौना नाव मिला है। मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है, जो कि पंचतंत्र की कहानी को सॉरी एक सेकेंड, ये किधर का हो गया, कालीबंगा, ठीक है, 101 सेकंड यहाँ पर रुकिएगा, यहीं तक है, मुझे लगा। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियाँ मिली हैं। सिलबट्टा मिला, सूती कपड़े के छप और मनके इत्यादि मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक कालीबंगा है। इसके आगे लोथल है, ये वाला लोथल है, ठीक है। लोथल का यहाँ से चलिए, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है वहाँ पर सर एक क्या मिला है, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है। खिलौने के नाव मिला है। मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्र, जो कि पंचतंत्र की कहानी में आपको दिखता है। चालाक लोमड़ी और कौवे का चित्र मिला है। यहीं से इसे दर्शाया गया है, शायद यहीं से इसको पंचतंत्र में लिया गया है। ये पंचतंत्र की कहानी को बताता है। धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। मन का उद्योग के साक्ष्य और रंगाई कुंड आपका लोथल से मिला है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के किनारे है आपका चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं, टेढ़ी इस तरह की वक्राकार ईंटें मिली हैं, टेढ़ी ईंटें। कंघा मिला है। रजन शलाका जिसे लिपस्टिक बोलते हैं, लिपस्टिक मिला है। 4 पहियों वाली गाड़ी। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। पंजे मिले हैं और अलंकृत हाथी मिला है चन्हुदड़ो से। बनावली से आपके मिट्टी के बने खिलौने वाले हल मिले हैं, इस बात को याद रखिएगा, हाईलाइटेड है। जौ मिला है। तांबे के बाण आग्र मिले हैं, ठीक है, बाण मिला है, ठीक है, बाण। सूतका गेंडोर से बंदरगाह मिला है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र निर्मित बाणाग्र और मिट्टी की चूड़ियाँ मृदभांड मिले हैं। रोपड़ से मृदभांड, तांबे का बाणाग्र, कुलाड़ी। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य स्पेशल रोपड़ से मिला है। और मांडा से, जो कि जम्मू कश्मीर में, मृदभांड हड्डी के नुकीले बाणाग्र मिले हैं। इस बात को, इसको एकदम पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कोटदीजी से चित्रित मृदभांड, शादी तथा रंगीन चूड़ियाँ, पत्थर के बाणाग्र, मातृ देवी की मूर्तियाँ, पत्थर की चाकी, कांसे की अंगूठियाँ मिली हैं। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य और घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। धौलावीरा से मध्यम, धौलावीरा में आपको तीन नगर मिलते हैं, दुर्ग और मध्यम और निचला टीला, ठीक है। मध्यमा टीला मिलता है आपको, नहीं तो दुर्ग और निचला टीला ही मिलता है बाकी जगह। साइन बोर्ड मिला है और बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ। श्वेत पाषाण खंड मिला है और विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। जल संरक्षण की पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती थी धौलावीरा में। आलमगीरपुर से क्या मिला है, रोटी बेलने की, यूपी में है आलमगीरपुर। मेरठ में रोटी बेलने की चौकी, मृदभांड पर मोर बना हुआ है। त्रिभुज गिलहरी का चित्रकारी मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कुंतासी से बंदरगाह, दोहत्ते कटोरी, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, सेलखड़ी के मन के लंबी सुराही मिली है। रोजदी से लाल, काले और चमकदार मृदभांड, हाथी के अवशेष मिले हैं। ये सब उतने फेमस नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा कुंतासी और रोजदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के पतन संबंधी मत क्या क्या हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता का पतन किस प्रकार हो गया, इसमें जो विद्वान हैं उनका काफ़ी मतभेद है। तो जो मार्शल हैं R.S. राव हैं और मैके हैं, वो बोलते हैं कि बाढ़ से ये सभ्यता खत्म हो गई और आर्यों का आक्रमण से खत्म हो गया। ये सिद्धांत कौन बताता है, गार्डन, चाइल्ड, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट महोदय बताते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया, R.L. स्टैन और अमलानंद घोष जी ये बोलते हैं। जल प्लावन से, बाढ़ के कारण से M.R. साहनी इसकी बात बोलते हैं। नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया जिसके कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया, माधव स्वरूप वत्स और H.T. लैम्ब्रिक ये बात बोलते हैं। महामारी के कारण पतन हो गया, KUR कैनेडी बोलते हैं। प्रशासनिक शिथिलता हो गई, जॉन मार्शल बोलते हैं और इसके कारण ये पतन हो गया। विवर्तनिक हलचल हो गया, भूकंप आ गया, राइक्स व डेल्स बोलते हैं। और पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, ऐसा फेयर सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आप चलिए उसके बाद ख़त्म, ये रिवीजन कर लीजिए, 2-3 लाइन का है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का प्रयोग करते थे। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो के बाद। यदि ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है पूरे
सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और यदि भारत में देखा जाए तो राखीगढ़ी दूसरा सबसे बड़ा राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है भारत की नज़र से। ओवरऑल देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, इस बात पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा। हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कांस्य सभ्यता थी। ये तांबा और टिन मिलाकर कांस्य धातु बनाया जाता था। लोहे से परिचित बाद में हुए लगभग लोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोग लोहे से परिचित हुए, ठीक है, जब धीरे धीरे महाजनपद काल का समय आने लगा। कपास का उत्पादन वस्त्र निर्माण हेतु सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे, सिंडन कहा जाता था, ठीक है। कपास को सिंडन, इसी प्रकार उसका नाम बदलकर बाद में इंडन हो गया, इंडस हो गया, ठीक है। धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जिसे साइन बोर्ड कर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक ख़त्म, कंप्लीट, ये आपका रिवीजन हो गया 30 मिनट में। मैंने एंशियंट वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट आपका कंप्लीट कर दिया है। इसको आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपका पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम वैदिक काल पर देंगे, अपलोड कर देंगे, वैदिक एज पर, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। जो भी मैंने पढ़ाया दोस्तों उसको भूलिएगा नहीं, सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, आप बताने के लिए एकदम रेडी रहिए। यदि पूछा जाए कि चांदी कहाँ से मंगाया जाता था, तो आपको याद रहना चाहिए कि ईरान, मेसोपोटामिया से मनाया जाता था। यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की लिपि पटनी थी कि अपटनी, आपको पता होना चाहिए अपटनी है। धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, स्थल था, तो आपको याद रहना चाहिए लूनी है, ठीक है। और पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, 1922 में। हड़प्पा की 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने। एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। कोर्स के पीछे नहीं जाइए, आपको मैं यदि पूछ दूं तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। अभी पूछ दूं कि किसने कहा था कि विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो आपको याद रहना चाहिए स्टुअर्ट पिगट ने, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको एकदम जबान पर याद रहनी चाहिए, सफलता का यही मंत्र है, ठीक है। और यदि मैं पूछ दूं कि कहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैंने बताया आपको याद रहना चाहिए कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपको कितना याद रहता है, ठीक है, कोर्स के पीछे भागने से नहीं। जितना मैं करा रहा हूँ यदि उतना भी आपको याद रहेगा तो मैं आपको क्वालिफाई तो आप हो जाइएगा, ठीक है, जीएस में, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे बिहार स्टडी जोन चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। डेली शेड्यूल भी मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाइए, देखिए और उसी हिसाब से आप रिवीजन कीजिए। और मैं डेली वीडियो दे रहा हूँ, आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं निरंतर आपको वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।